नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीकली करंट अफेयर्स में। मध्य प्रदेश का ये वीकली करंट अफेयर है और यहाँ पर हम बात करेंगे 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के जो भी घटनाक्रम हमारे हुए हैं उसके बारे में। शुरुआत करने से पहले आज के विचारों पर देख लेते हैं। सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है, यानी जो कर्तव्य करता है, जो अपने कर्म पे लगा रहता है, उसी का सौभाग्य, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं भाग्य, कि इसका भाग्य प्रबल है। भाग्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो कर्म ही होता है। आप जितना ज्यादा कर्म करोगे आपका जो भाग्य है उतना ही प्रबल होगा। ये कथन है मुंशी प्रेमचंद का। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। पिछले सप्ताह क्या हमने पढ़ा, कौन से करंट अफेयर्स हमने देखे, उसका रिवीजन के साथ 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के विद्यार्थियों से रूबरू होंगे की जगह रूबरू हुए थे। इस कार्यक्रम का क्या नाम था? इसका नाम था युवा संवाद। विश्वविद्यालय का कार्यक्रम था, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। देवारण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई? तो 26 जुलाई 2021 को हुई। और जो ये योजना थी, ये आपको ध्यान रखना, आपको मोटा मोटा यदि भूल भी जाए तो जो हमारा फर्स्ट लॉकडाउन था उसके बाद हुई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा में पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस जिले का चयन किया गया है? तो विदिशा का किया गया है। मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना की शुरुआत कब से होगी? 5 अप्रैल से होगी, यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी मुख्यमंत्री का एक बड़ा फंक्शन था जहां पे इन्होंने मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना की फिर से शुरुआत करी है। पिछले करंट अफेयर में इसके बारे में डिटेल बताई है कि ये योजना दूसरी बार लॉन्च हुई है, पहली बार क्यों नहीं हो पाई थी। नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक्सपोर्ट इंडेक्स सूची में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 7वां प्राप्त किया है और लैंडलॉक्ड स्टेट में 3rd पोजीशन में है। इस पे मैं डिटेल पे एक वीडियो आपको बनाऊंगा जहां पे आपको सारी जानकारी इसकी विधिवत मिलेगी। विवाद से विश्वास योजना मध्य प्रदेश के किस संस्थान द्वारा चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चयन हुआ है। निम्न में कौन नहीं है? तो जो नई वाला है वो हटा दिया हमने। जो तीरंदाजी है हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, एक तो मुस्कान किरार है, दूसरी रागनी मार्को है और तीसरी सृष्टि सिंह है। इनके नाम याद रखने हैं आपको। कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये इनमें से तीरंदाज कौन है। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित अबेदुल्ला खां हॉकी कप टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? रेलवे ने जीता है। काफी समय के बाद इसका जो आयोजन हुआ था। माखन नगर का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? कुछ नगरों के गौरव दिवस है, आपको याद रखने हैं। उनमें से एक माखन नगर है क्योंकि इसका नाम भी बदला गया है और ये 4 अप्रैल को मनाया जाएगा क्योंकि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्मदिन है वो 4 अप्रैल को है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार अपनी वार्षिक मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन कहां करने जा रही है? इसका विमोचन किया जा चुका है, नई दिल्ली में किया गया इसका विमोचन। ये पहली रिपोर्ट है। वैसे जो अभी भारत के राज्य हैं उनमें कोई भी इस प्रकार की रिपोर्ट जारी नहीं करता। सुशासन और विकास पे रिपोर्ट है और ये इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जब मध्य प्रदेश सरकार वेबसाइट पे डाल देगी तो इस पर भी हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। उज्जैन गौरव दिवस कब मनाया गया? उज्जैन गौरव दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। 2 गौरव दिवस है जो काफी चर्चा में रहते हैं, आप इनका याद रखेंगे। उज्जैन गौरव दिवस जिस दिन हमारे यहाँ इसकी नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, नए वर्ष की शुरुआत हुई थी। और 4 अप्रैल को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के जन्मदिन पर माखन नगर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक टीबी को मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2024 तक रखा गया है। शहरों में कितनी आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का आरंभ किया जाएगा? जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का आपने नाम सुना होगा, इसी प्रकार से स्टेट में भी संजीवनी क्लिनिक शुरुआत की जा रही है, यानी 25,000 की आबादी में एक क्लिनिक होगा। आगे की तरफ देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 7 अप्रैल से इसकी शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 2 मई से जो 11 मई का समय है वो लाडली लक्ष्मी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है प्रदेश में। तो इस सप्ताह आगे की शुरुआत हम करते हैं। इस सप्ताह का जो पहला प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी जननायक टांट्या भील जन्मोत्सव कार्यक्रम किस दिन आयोजित किया जाता है प्रदेश में? क्योंकि ये हमारे खंडवा जिले के क्रांतिकारी हैं। ठीक है, भील। तो इनका जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 4 अप्रैल, 10 अप्रैल अथवा 5 अप्रैल। याद रखना है 4 अप्रैल को। पिछले वर्ष के लगभग एग्जामों में इनसे जुड़े हुए आपको प्रश्न मिले हैं और एक प्रश्न आपका विवादित भी हो गया था। लेकिन आपको याद रखना टांट्या भील का जो जन्म हुआ था वो 4 अप्रैल को हुआ था, 1840 में हुआ था। बहुत ही महान क्रांतिकारी हैं।
निमाड़ में इनका जो जन्म हुआ था, उस समय के पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले की पंधाना तहसील में बड़दा अहिर गांव में इनके भाऊ सिंह इनके जो पिता हैं उनका था, उनके यहाँ जन्म इनका हुआ। जो प्रश्न आया था एमपीपीएससी में कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तांतिया नाम है। बाकी की जगह में आपको इनका टांटिया नाम भी मिलता है, लेकिन जो जनजाति संग्रहालय है भोपाल मध्य प्रदेश का, जहां पे जनजातियों से संबंधित चीजों को संग्रहित करके रखा गया, वहां पे इनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई, वहां पर इनका नाम तांतिया लिखा गया है। ठीक है। और हुआ क्या था इनको कि इनको जो क्योंकि ये एक रॉबिन हुड के लिए भी नाम से फेमस थे, तो जो हमारे समय पे ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने इनको गिरफ्तार करके, ठीक है, काफी समय तक इनको सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा और बाद में इनको जबलपुर में ले जाकर शिफ्ट किया गया और उन्हें वहां पे फांसी की सजा सुना दी गई। जब इन्हें 19 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई गई, तो उसके बाद डेट एकदम से चेंज करके इन्हें 4 दिसंबर 1889 को अचानक इनको फांसी दी गई। और फांसी देने के बाद इन्हें क्या हुआ कि पाताल पानी जो आपको एक जगह है अपनी, वहां पे इनके शव को ले जाकर के खुले में रख दिया गया। ठीक है, जहां पे इनकी आज भी समाधि स्थल बनाई गई है। वहां पे काफी बड़ी सी मूर्ति बनाई गई, सरकार ने उसको काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया। और वहां से निकलने वाली लगभग ट्रेनें जो हैं रुकती हैं और इनको सम्मान के स्वरूप में हार्न बजा करके इनको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पाताल पानी में हर वर्ष 4 दिसंबर 2021 को जननायक टांटा मामा के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो 4 दिसंबर का दिवस है, ये जननायक टांटा मामा के बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 4 अप्रैल का जो दिन है, ये इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इंदौर का एक चौक है भंवरकुआं चौराहा, उसका भी नाम करके टांटा मामा के नाम से किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत का योगदान दे रहा है? 3.6%, 4.6, 2.6 अथवा 5.6? इसका सही उत्तर होगा 4.6। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर के मध्य प्रदेश सुशासन और विकास प्रतिवेदन 2022 ये इन्होंने वहां पे जारी किया है। वहां पे इन्होंने बताया गया है, जो ये रिपोर्ट है उस पर बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश की विकास दर है इस समय सर्वाधिक है 19.7, 19.7% के साथ देश में सर्वाधिक है अपने यहाँ की विकास दर। और जो देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश 4.6% का योगदान दे रहा है। और मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है जिसने स्टैटिस्टिक्स कमीशन को स्थापित किया जा रहा है। और इसका काम ये होगा कि ये जिला स्तर पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और यहाँ पे जो हमारे घरेलू उत्पाद है उनको मापने का कार्य करेगा। ठीक है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आएगी, डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट के आधार पे पूरे राज्य की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसका अनुमान ये लगेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में, किस क्षेत्र पे किसका कितना योगदान है। ठीक है, अन्न उत्पादन में कितना है, खनिज में कितना है, सभी अलग अलग क्षेत्र होंगे और सरकार को अनुमान मिल जाएगा इससे कि कहाँ की विकास दर कितनी है, किस जिले में क्या कमियां जा रही हैं, क्यों वहां पे उद्योग डेवलपमेंट नहीं हो रहे, या वहां पे एग्रीकल्चर पे इतना ज्यादा उनको क्या कहते हैं लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से फिर योजनाएं भी नहीं। ये एक अच्छा कह सकते हैं इंसेंटिव है। और इसमें आप देखोगे तो ये पूरा रिपोर्ट जब हमें एक वेबसाइट पे मिल जाएगी, अभी इन्होंने जो वेबसाइट है, ठीक है, ना तो सांख्यिकी विभाग की वेबसाइट पे, ना योजना आयोग की वेबसाइट में स्टेट के, ये रिपोर्ट अभी इन्होंने डाली नहीं है। एक बार ये रिपोर्ट डाल देते हैं तो इस पे हम पूरा एक डिटेल पे वीडियो बनाएंगे और वहां पे ज्यादा समय देंगे। बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है कि संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित प्राकट्य पर्व कार्यक्रम किसको समर्पित है? प्राकट्य पर्व कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है, ये किसको समर्पित है? देवी को समर्पित है, भगवान शिव को, भगवान श्री राम को, भगवान विष्णु को? हालांकि उत्तर पहले आ गया था, इसका सही आंसर होगा भगवान श्री राम को। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि रामनवमी का अवसर चल रहा था, ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ओरछा और चित्रकूट पे कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया, क्योंकि ये दोनों जो हमारे शहर हैं ये भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है ओरछा का, जहां पर जो राम है वो राजा के रूप में पूजे जाते हैं। अयोध्या में वहां पे उनका बालक रूप में पूजा जाता है। तो वहां पर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया प्राकट्य पर्व। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, तो इसका जो शुभारंभ किया गया था ओरछा में और चित्रकूट में। चित्रकूट में श्री राम ने क्या हुआ था, वनवास का लगभग 11 वर्ष के आसपास का समय वहां पे व्यतीत किया था और बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थान है। मध्य प्रदेश का टूरिज्म वहां पे काफी फोकस किया जा रहा है। तो अब वो ओरछा में क्या हुआ कि ओरछा में विशेष रूप से इनकी लीलाओं पे आधारित एक प्राकट्य पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको ये किरदार दिख रहे होंगे, सभी ने मंचन किया था रामलीला का, और उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया था, प्राकट्य पर्व। और इस प्रकार का जो आयोजन है ये संस्कृत विभाग द्वारा पहली बार किया गया है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा याद रखना है।
एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो आपको भूलेगा नहीं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, ऊषा ऐप किससे संबंधित है? पिछले करंट अफेयर्स में काफी डिटेल में इसमें बताया था। ऊषा कार्यकर्ता, पोषण अभियान, ऊर्जा साक्षरता अभियान या महिला साक्षरता अभियान? इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा साक्षरता अभियान। इसके बारे में हमने पिछले करंट अफेयर में अच्छी तरह से डिटेल से बताया है। ये है क्या, आपको मालूम है 5 अप्रैल को ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें क्या, इसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप में ये, इसका पूरा फोकस इस ऐप का ये है कि लोगों से किस प्रकार से अवेयर किया जाए कि आप जहां पर हो वहीं को ऊर्जा का उपयोग करें, बिजली वहीं पर जलाओ जहां पर आपको जितना जरूरत है उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करो, बाकी का मत करो। क्योंकि सरकार 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस पे आज की डेट में वर्तमान में दे रही, तो सरकार कोशिश कर रही है कि जितनी ज्यादा इसकी सब्सिडी बच जाए उतना अच्छा है, उसे हम बाकी कामों पे लगाएंगे। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 25 नवंबर 2021 को की गई। ठीक है, और इसमें बता दिया प्रदेश की ऊर्जा प्रति आमजन को साक्षर करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, मेडिकल डिवाइसेस पार्क। मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? मालनपुर, पीथमपुर, मोशा बाबई और उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। यह उज्जैन के जो विक्रम उद्योगपुरी, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको विक्रम के नाम से, राजा विक्रमादित्य के नाम से रखा गया है। तो विक्रमादित्य जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे इस डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। क्या है कि ये जो डिवाइस पार्क था पहले मुहासा बाबई पे करने का था, लेकिन बाद में कुछ रीजन रहे होंगे, इसको अब कहां शिफ्ट किया जा रहा है? विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन की तरफ किया जा रहा है। इसमें होना क्या है, यहाँ पे जो मेडिकल से संबंधित इक्विपमेंट है, ठीक है, आपके आईसीयू से या कई प्रकार की मशीनें होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, वहां पे इसके एक पूरा पार्क होगा जहां पे मेडिकल से रिलेटेड सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वहां पे बनाए जाएंगे और आसपास इसका मार्केटिंग की जाएगी, फिर उसको सेल किया जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज। अक्सर एमपी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो उसमें एक नया करंट अफेयर आपका जुड़ गया है कि सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज किस शहर में है? ग्वालियर में है, जबलपुर में, इंदौर में, कटनी में? इसका सही उत्तर होगा कटनी में है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। ये एक्चुअली में क्या है, जो रेलवे लाइन गई हुई है उसके ऊपर से बनाया गया हुआ ब्रिज है, कटनी में बनाया गया है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 18.4 मीटर की है। आपको ज्यादा याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखना कि सबसे ऊंचा ब्रिज मध्य प्रदेश का यही है जो कि रेलवे लाइन के ऊपर, ठीक है, नदी पुल नहीं है, ओवर ब्रिज है ये, तो ये सबसे ऊंचा है। अब इसमें क्या है विशेषता? इसकी विशेषता ये है कि इसमें रेलवे द्वारा प्रदेश का पहला ग्रेड सेपरेटर भी बनाया गया है, जिसमें क्लियरेंस के लिए इसकी ऊंचाई दी गई है ताकि आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना जाए। साथ में इसमें क्या है, नॉइज बैरियर लगाया गया है, शोर वगैरह थोड़ा सा कम हो। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है, मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ कहां से किया गया है? यह एक योजना मध्य प्रदेश में लाई गई है जिसमें कोरोना टाइम पे, ठीक है, लोगों के जो बिल काफी ज्यादा आ गए थे, उनको राहत के लिए कुछ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये शुरुआत कहां से की गई? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, कटनी। इसका सही उत्तर होगा कटनी में। ये कार्यक्रम भी साथ में किया गया था। ये 7 अप्रैल 2022 को कटनी के सलीमाबाद में इसकी शुरुआत की गई। इसमें क्या किया जाएगा, लगभग 88 लाख जो बिजली उपभोक्ता हैं उनका 6,414 करोड़ रुपए के आसपास का जो बिल है वो माफ किया जाएगा। ठीक है, इसको 7 अप्रैल को इसको कटनी जिले में शुरुआत की गई है। कहाँ पे, क्या कोरोना महामारी के टाइम में काफी जो निम्न आय वर्ग वाले लोग थे उनको बहुत सारी बिजली का बिल उनका इकट्ठा हो गया था। आय थी नहीं उनकी, लेकिन बिजली के बिल उनके आ रहे थे, तो उस पर कुछ लाभ देने के लिए योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसके जो पात्र उपभोक्ता होंगे उनको इसमें माफी दी जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक ब्रूसेल्ला टीकाकरण किस राज्य में होता है? सबसे पहली बात तो यही जानना आवश्यक है कि ब्रूसेल्ला टीकाकरण है क्या। तो पहले आपको यह बताना है कि सर्वाधिक किस राज्य में हुआ है इस टीकाकरण का सर्वाधिक। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। स्वाभाविक है मध्य प्रदेश में हुआ होगा। ये जो टीका है ये पशुओं को लगाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अभी भारत पे चलाया जा रहा था वो 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक चलाया गया था। तो इस टीकाकरण कार्यक्रम में क्या हुआ है कि जो ब्रूसेल्ला का टीकाकरण कार्यक्रम है, इसमें ब्रूसेल्ला टीका सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लगे हैं। लगभग 3.25 करोड़ जो गौ और भैंस वंशी पशु होते हैं, ठीक है, उनको लगाए गए। और सबसे ज्यादा इनका जो यूआईडी टैग्स है, आपने देखा होगा पशुओं के कान पे एक टैग लगा होता है, वही यूआईडी टैग होता है। जैसे अपना आधार कार्ड होता है वैसे उनका भी आधार कार्ड बनाया गया एक तरह से, आप ये कहो। तो वो
उनकी ताकि आइडेंटिटी की जा सके ये किसका जानवर है। ठीक है, तो यूआईडी टैग लगाया गया। इसमें भी मध्य प्रदेश ऐसे कामों में वैसे भी सबसे आगे रहता है, तो एमपी इसमें टॉप पे है। मध्य प्रदेश ने 17,41,970 पशुओं का टीकाकरण किया है। पिछली बार आपने स्वास्थ्य विभाग का पढ़ा होगा, मैंने भी बनाया भी था वीडियो स्वास्थ्य विभाग, तो उसमें आदमियों का सबसे कम टीकाकरण में मध्य प्रदेश टॉप पे है, लेकिन पशुओं के मामले में सबसे नंबर 1 में है। तो इसमें क्या है, इनाम पोर्टल पे जो जानकारी दर्ज की गई है वो राष्ट्र में सर्वाधिक है। प्रदेश में 2,76,63,968 गौ भैंस वंशी पशुओं को यूआईडी टैक्स लगाए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। ठीक है, 2 करोड़ लगभग 3 करोड़ के आसपास पशुओं का यूआईडी टैग लगाया गया, यानी सरकार इन्हें ढूंढ ले रही है टैग लगाने के लिए। लेकिन आज की डेट में जो हमारे यहाँ प्रदेश में लगभग 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना टीकाकरण के रह जाते हैं, सरकार उनको नहीं खोज पाती। अब जो ब्रुसेलिस टीका होता है ये क्यों लगाया जाता है, जो गौ और भैंस होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो इनकी यदि बीमारी हो जाती है तो इनको प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम होती है, और ये किस जीवाणु के कारण होती है, ब्रुसेलोसिस एबार्ट्स जीवाणु के कारण होती है। इसका प्रभाव सामान्य व्यक्ति पर भी पड़ता है। पहली बात तो इसके लक्षण क्या है, बुखार होता है गाय को, ठीक है, बांझपन या लैक्टेशन की इनकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्योंकि ये कौन से जीव हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, ठीक है, अब दूध से दही वगैरह बनता है। अब ये क्या होगा कि यदि ये आदमी इसको खाएगा, दूध का सेवन करेगा, तो इससे मनुष्य को भी एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जो प्रजनन संबंधी होती है। पशुओं में भी प्रजनन संबंधी बीमारी होती है, जिसके कारण, ठीक है, दूध वगैरह के सेवन कारण ये प्रॉब्लम किसको हो जाती है, जो मानव होते हैं, जो हम लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो खाते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए इसके टीकाकरण पर सरकार ने फोकस किया है। ठीक है, ये 4 से 8 माह के जो बच्चियां वगैरह होते हैं उनको लगाया जाता है। आपको तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश इस पे टॉप किया है, और ये किससे आपके प्रजनन संबंधित बीमारियां इससे हो जाती हैं, और ये गाय और भैंस को लगाया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। कुमार गंधर्व सम्मान, अलंकरण और संगीत समारोह का आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन कहाँ होता है ये आपको मालूम है, लेकिन इसका कौन सा विभाग करता है आपको बताना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन, त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व उज्जैन, या मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल। इसका जो आयोजन करता है सांस्कृतिक विभाग का एक अलग विभाग है, ठीक है, उस ब्रांच है उसकी, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला एवं अकादमी भोपाल। इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, और पंडित कुमार गंधर्व समारोह इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, देवास में किया जाता है। ये कर्नाटक के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो अंतिम समय गुजारा था अपना वो देवास में गुजारा था। 8 से 9 अप्रैल 2022 को किया गया था। इस जो आयोजन, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1992 में की गई थी। पहले ये गायन और वादन क्षेत्र बस 2 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में इसमें शास्त्रीय संगीत भी इसमें जोड़ लिया गया। अब ये जो सम्मान होता है 25 से 45 वर्ष के श्रेष्ठतम कलाकार को उत्कृष्ट सृजन, दीर्घ साधना एवं उल्लेखनीय प्रतिमानों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस वर्ष का जो दिया गया है 2018 से ये नहीं दिया गया था, तो बिंबावती देवी को 2018 के लिए दिया गया, मीका पंडित को 2019 के लिए दिया गया, और सुचिस्मिता आचार्य एवं देवोप्रिया रणदेव को 2020 के लिए दिया गया। आपको इनका याद रखना है। और जो कलाकार इसमें पुरस्कार पाते हैं वही लोग यहाँ पर इस समारोह में अपनी प्रस्तुति भी देते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, संस्कृत विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा किया जाता है, जो भोपाल में है, और ये देवास प्रशासन के सहयोग से मल्हार स्मृति मंदिर पे किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 है, देश में पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन, ठीक है, मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत किस प्रदेश में की जा रही है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इसकी जो शुरुआत की जा रही है मध्य प्रदेश में की जा रही है। क्या है कि इस मिशन के अंतर्गत सरकार क्या चालू कर रही है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको लगातार अपडेट करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की जा रही है। बहुत सारे देश और विदेश के जो अच्छे संस्थान हैं, ठीक है, उनके साथ एक OMU साइन होगा आपका, ठीक है, एम्स के साथ होगा, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनके साथ होगा, विदेश के भी कोलंबिया वगैरह पे बात की गई है। ठीक है, वहां पे इनका चल रहा है कि इनके साथ हम एक OMU साइन करेंगे और नॉलेज शेयर करेंगे, ताकि हमारे यहाँ भी मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हो सके। नई नई बीमारियां आ रही हैं, उसके उपचार बहुत अच्छे आ गए, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें अपडेट रहना, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिशनर कहा जाता है, तो उनका भी अपडेट रहना बहुत जरूरी है।
तो इन्हीं उद्देश्यों के लेकर करके सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे चिकित्सा संस्थानों के साथ ओएमयू साइन कर रही है। इसका फायदा क्या होगा, एक तो ये ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, यानी नॉलेज शेयर करेंगे। इसका फायदा किसको मिलेगा, हमें आपको मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी पुराने तरीके से जो इलाज चल रहा है उसमें नवाचार हो चुका है, तो उसका लाभ मरीजों को मिल रहा है। ठीक है, नॉलेज एक्सचेंज डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, यानी डिजिटली उनके साथ नॉलेज शेयर किया जाएगा। अब कोविड के बाद से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। नवीनतम चिकित्सा तकनीक को आत्मसात करना, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स काम को विकसित करना, वर्चुअल टेक्नोलॉजी आधारित वीआर डिवाइसेस का वो करना, 3D प्रिंटिंग की चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग, ठीक है, रोबोटिक्स वगैरह का किया जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, पहले आपको जवाब देना है। सुश्री मेघा परिवार, मुस्कान किरार, प्रज्ञा सिंह, सोनम कपूर। इसका जो सही उत्तर होगा सुश्री मेघा परमार होगा। अभी हाल ही में चर्चा में रही है, क्योंकि इनके साथ जो हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक मंत्री हैं, इनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है, और वो प्रयास कर रही हैं कि जो सांस्कृतिक मंत्रालय उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर बनने। और जो मेघा परमार है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और ये कौन है, ये मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही है जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इसके अलावा भी इन्होंने किलिमंजारो अफ्रीका हो गई, माउंट एलब्रुस यूरोप हो गई, और माउंट कोसियास्को ऑस्ट्रेलिया भी फतह कर चुकी हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित श्री राम राज्य कला दीर्घा की स्थापना कहाँ की गई है? इस तरह के प्रश्न आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। चित्रकूट, ओरछा, उज्जैन, ओंकारेश्वर। इसका सही उत्तर होगा ओरछा, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा भव्य आयोजन रामनवमी के अवसर पर ओरछा में किया गया था। 10 अप्रैल 2022 को राम राजा सरकार मंदिर परिसर में श्री राम राज्य कला दीर्घा का लोकार्पण किया गया है। ये कला दीर्घा में है क्या, ये एक बात गौरव दिवस की, तो ओरछा का गौरव दिवस रामनवमी के अवसर पर बनाया जाएगा, ठीक है। उज्जैन का अपने यहाँ जब क्या कहते हैं नववर्ष प्रारंभ होता है, हमारा जो विक्रम पंचांग है वो परिवर्तित होता है, तब से उज्जैन का मनाया जाएगा। बात करी जाए माखन नगर की, तो 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। और ओरछा का कब मनाया जाएगा, तो रामनवमी के अवसर पर ओरछा का गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो इसकी जो स्थापना है कला दीर्घा की, सांस्कृतिक विभाग द्वारा की गई है, और ये इनके चरित्र पर आधारित है। तो आपको यहीं से समझ पे आ रहा होगा कि यहाँ पर भगवान श्री राम के जो चरित्र हैं उनके बारे में बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई गई हैं, और अलग अलग इनके जो 36 गुण हैं माने जाते हैं, उनकी विशिष्टता की चित्र अभिव्यक्ति दी गई। मतलब वहां पे पेंटिंग्स लगाई गई हैं, उन लोगों को बताया गया है कि इनके चरित्र में इनके कौन कौन से लक्षण थे, इनके कौन कौन से गुण थे, जिसके कारण ये राम राज्य की कल्पना की जाती है। आप ताकि वहां पे घूमे तो आपको भी कुछ सीखने को मिले। बात करेंगे इसमें हम एक नया शुरुआत कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स में, पर्सनालिटी ऑफ द वीक की। और इस बार की जो पर्सनालिटी ऑफ द वीक है वो जोधैया बाई है, और इनका जो जीवन है बहुत ही प्रेरणात्मक है, आपको याद रखने लायक है, हमारे जीवन में भी प्रेरणा देने वाला है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मध्य प्रदेश से इन्हें राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न ये आपका परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपके जीवन में भी बदलाव लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें जानना चाहिए। ये 80 वर्ष की है, वर्तमान में जो इनकी उम्र है वह 80 वर्ष की है, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये रहने वाली कहाँ की है, तो ये उमरिया जिले की रहने वाली है। 30 वर्ष की उम्र में इनके जो पति हैं उनका देहावसान हो गया था। उसके बाद इनके जो बच्चे थे, इनके पालन पोषण के लिए इन्हें, और क्योंकि पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, इनकी लिटरेसी आप पूछोगे तो बिल्कुल 0 क्लास तक पढ़ाई की इन्हें, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनके पास अपनी एक कला थी, ठीक है। क्योंकि ये बैगा जनजाति से है, तो इनको बैगिंग कला, जो बैगा जनजाति की बहुत ही फेमस कला है, वो इनको आती थी। इनके पति ने या इनके परिवार ने इन्होंने सीखा हुआ था बचपन में उस कला को, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे, ये कला इन्होंने सीखी हुई थी। इसके माध्यम से क्या हुआ, इन्होंने अपना गुजारा भत्ता चलाने के लिए ये लोगों की दीवारों पर, ठीक है, या कहीं पे जा करके उनके यहाँ ये पेंटिंग्स करती थी, कार्यक्रमों में पेंटिंग करती थी, और इन्हें कुछ पैसे मिलते तो उसके माध्यम से ये अपना जीवन चला रही थी। बाद में क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ का जनजातीय संग्रहालय, वहाँ की एक प्रोफेसर थी और इनके एक गुरु थे, जिन्होंने इस कला को देखा कि ये एक कला एक तरह से विलुप्त हो गई थी, लेकिन इन्हें वो आती थी, उसको पहचाना उन्होंने, और फिर उनको धीरे धीरे करके एक तरह से उसको आगे बढ़ाया। इनके जो इस कला को उनके आर्थिक जीवन से जोड़ दिया, यानी इनकी आय का साधन बना दिया, और कला भी जीवन तो हो गई। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि इनको आस पड़ोस के बाकी के क्षेत्रों में पहचाना जाने लगा इनकी कला के कारण, ठीक है। अब क्या हुआ, जब
अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ ये कि मध्य प्रदेश का जो जनजाति संग्रहालय है उन्होंने इनको अपने यहाँ आमंत्रित किया और उसको और ज्यादा राज्य स्तर पे प्रमोट किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अब इतनी ज्यादा उपलब्धि हासिल कर ली कि इनको शांति निकेतन जो विश्व भारती विश्वविद्यालय, वहां राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, आदि रंग कार्यक्रम, इन सभी जगहों पे इन्होंने भाग लिया और इन्हें सम्मानित किया गया। एक लंबे संघर्ष के बाद, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद इन्होंने क्या हुआ कि अपनी जो उनकी जनजातीय कला थी, ठीक है, उनकी जो संस्कृति, उसको भी जीवित रखा। इन सब उपलब्धियों को देखने के बाद ये उमरिया जिले के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की रहने वाली जो महिला है, वो आज देश के सबसे सर्वोच्च प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करी। आप यहाँ पे तस्वीर पे आप देख रहे होंगे। इनके नाम से क्या है, आप उपलब्धियों पे देखोगे तो भोपाल के जो जनजातीय संग्रहालय है वहां पे जोधैया बाई के नाम से एक स्थायी दीवार बनाई गई है। वहां पे इन्होंने पेंटिंग की गई है, उस दीवार को क्या है, सुरक्षित रखा गया है। लेकिन आप इनकी यात्रा को आप केवल राष्ट्रपति भवन तक मत मानो, क्योंकि इन्होंने क्या है, उमरिया से इटली तक की भी यात्रा करी है। इटली में आपको मालूम है कि कला, इसमें जो चित्रकला है इसके लिए बहुत फेमस है। दा विंची जो है वहीं के रहने वाले थे, उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। वहां पर इन्होंने इटली में जो क्या कहते हैं इसको, मिलान, वहां का जगह है मिलान, ठीक है, मिलान का आप याद रखोगे, मिलान पे वहां पे इन्होंने भगवान शंकर की एक प्रतिमा, वो क्या कहते हैं, पेंटिंग बनाई थी, जिसको वहां पे जो इन्विटेशन कार्ड दिए गए थे इटली में इस प्रोग्राम के लिए जो ये लगने वाली थी प्रदर्शनी, उसका एक इनविटेशन कार्ड जो लोगों को भेजा गया था, उसमें वो जो इन्होंने भगवान शंकर की जो एक कार्ड बनाया था, उसकी जो पेंटिंग बनाई थी, उस कार्ड में उस पेंटिंग को शामिल किया गया था, लोगों को इन्विटेशन में वो भेजा गया था। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका, जापान, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया है और बहुत फेमस है। और साथ ही साथ क्या है, आपको याद रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है, तो एक बैगिन चित्रकला है, ठीक है, बैगा जनजाति से है बैगिन चित्रकला। इसमें आपको मालूम होगा बूढ़ा देव और बगासुर जो देवता होते हैं, बैगा जनजाति के पूज्य देवता होते हैं, उनकी ये पेंटिंग्स बनाती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से भी, बाकी की जानकारी के लिए भी मैंने आपको ये बताया। और चलते चलते इस सप्ताह का प्रश्न आपसे, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि लाडली लक्ष्मी दिवस कब, मैंने पूछा था आपसे पिछली बार, लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने उसको 1 अप्रैल या 7 अप्रैल की डेट दी थी। आप लोगों ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से हुई थी उसका उत्तर दिया था। एक तो पहली बात, आप प्रश्न ध्यान से पढ़ा करो, आप ऐसे गलतियां आप जाकर के एग्जाम में करोगे, आप लाडली लक्ष्मी योजना का आंसर टिक मार के आओगे, आपसे पूछा जा रहा है लाडली लक्ष्मी दिवस की बात कर रहा है, अब फिर आप आके घर में कहोगे मेरा प्रश्न गलत हो गया। ये सिली मिस्टेक होती है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। आपको याद रखना है लाडली लक्ष्मी योजना की जो, ये मैं आपको जहाँ पे 1 अप्रैल की डेट बता रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे दी गई है। तो उसकी जो वहां पे उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इस योजना जो लागू की गई थी, ठीक है, ये योजना 1 अप्रैल 2007 को लागू की गई थी। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया था 2 मई, उसको एग्जाम गुरुजी ने लाइक भी किया है और हार्ट भी दिया है, उनका जवाब सही था। तो लाडली लक्ष्मी दिवस, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल को हुई। ये योजना की बात हो रही, लागू की गई। दिवस कब मनाया जाएगा? लाडली लक्ष्मी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाएगा। अब बात करी जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाएगा उत्सव, तो 2 मई को क्या होगा? लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा, उससे 11 मई तक उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, तो 2 मई की डेट आपको याद रखनी है। चलते चलते आज का प्रश्न, मध्य प्रदेश में त्रिकूट पर्वत पर स्थित देवी मां के प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, एक मंदिर है, आपको त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत में एक काफी फेमस मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और सिद्ध मंदिर माना जाता है, शक्तिपीठ में भी से एक है। इस मंदिर का नाम क्या है आपको बताना है, और क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही थी तो वो खबरों में भी काफी बना हुआ था। मिलते हैं हम अब अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ अगले सोमवार को। आशा करता हूं आपको काफी पसंद आया होगा। आप इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें, और आपको यदि करंट अफेयर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करा करें। यदि आपकी और भी कोई डिमांड है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुलाकात होती है अगले सोमवार को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।